नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 15वां अध्याय। आदर्श हिंदू होटल से संबंधित सारे पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं तथा इसका संक्षेप में वर्णन भी हमारे ब्लॉग पर है, आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं। अब तक आपने देखा कि हजारी ने बेचू चक्रवर्ती की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद उसने अपना एक होटल खोला जिसका नाम रखा आदर्श हिंदू होटल। होटल खोले हुए उसे 1 वर्ष हो चुका है और होटल अब बहुत अच्छे से चल रहा है। इसलिए वो अपने परिवार को लेकर के रानाघाट आ जाता है। और जब वो रानाघाट में पहला ही दिन होता है और बंशी तुरंत आता है, तो अब पढ़ते हैं आगे। हजारी ने कहा, आओ बेटा आओ। अरे जी, घूंघट किससे कर रही हो? यह तो बंशी का भांजा है, हमारे होटल में हिसाब किताब देखता है, बच्चा है, उसे देखकर घूंघट। बंशी के भांजे ने आकर टेम्पी की माँ के पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया। हजारी ने बेटी से कहा, अपने नरेंद्र दादा को प्रणाम करो टेम्पी। बेटा नरेंद्र, यही मेरी बेटी है, खासा लिखना पढ़ना जानती है, सिलाई कढ़ाई का काम भी अच्छा सीख लिया है, हमारे गांव के बाबू की लड़की से। टेम्पी को अचानक जाने कैसी लाज आने लगी। यह लड़का देखने में जैसा है वैसे चेहरे वाले लड़के को उसने कभी नहीं देखा। इसकी अगर थोड़ी सी बराबरी की जा सकती है तो सिर्फ अतसीदी के दूल्हे के साथ। चेहरे की बनावट जैसे बहुत कुछ उसी की तरह है। बंसी के भांजे ने भी खुले अपनापन का भाव खो दिया। आंखें उठाकर अच्छी तरह से देखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। टेम्पी की तरफ तो ज़्यादा देख भी नहीं सका। हजारी, मुर्शिदाबाद की गाड़ी से आज कितने आदमी आए? आए थे 10 के लगभग, लेकिन उनमें से 3 को बेचू चक्रवर्ती का नौकर एक तरह से हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गया। बाकी 7 आदमी हम लोगों को मिले। 5 आदमी बनगांव की गाड़ी से भी आए थे। और स्टेशन पर कौन गया था? ब्रज था। बनगांव की गाड़ी के वक्त राखाल भी था। ब्रज कह रहा था कि ग्राहकों को लेकर आज बेचू चक्रवर्ती के नौकर से उसकी मारपीट भी हो गई। नहीं बेटा, इन सब की ज़रूरत नहीं, जो भी हो हमारे पुराने मालिक हैं। इतने दिनों तक मैं उन्हीं का ही खाकर पला हूँ। होटल का काम भी उन्हीं के यहाँ सीखा है। सिर्फ रांधना जानने से ही तो होटल नहीं चल जाता। यह तो एक रोजगार है। कैसे हाट बाजार किया जाता है, किस तरह ग्राहक को संतुष्ट किया जाता है, किस तरह हिसाब किताब रखना होता है, यह सब भी तो जानना पड़ा है। 6 बरस उनके यहाँ रहकर मैं देखा करता था कि ये लोग किस तरह होटल चलाते हैं। देख देख कर मैं सीखता था। अब सब कुछ कर सकता हूँ। बंशी के भांजे ने कहा, अच्छा मामी, आप खा पी लीजिए, मैं शाम को फिर आऊँगा। हजारी, कल दोपहर को तुम होटल में मत खाना, यहाँ घर पे खाना, समझे? बंशी का भांजा जब चला गया और टेम्पी भी आसपास नहीं रही तो हजारी ने कहा, लड़का कैसा है देखने में? बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर। उसके साथ टेम्पी का जोड़ा बहुत अच्छा रहेगा नहीं? बहुत सुंदर रहेगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? हम लोगों की किस्मत में क्या ऐसा लड़का लिखा है? लिखा क्यों नहीं है? आखिर उसको बुलाकर मैंने होटल में क्यों रखा है? राना घाट के तुम्हारे घर पर उसे किस लिए बुलाया? टेम्पी से अभी कुछ समझी ना? कल उसकी जरा खातिर वातिर करो। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि उसके साथ टेम्पी का। अब जाकर भरोसा हो रहा है। उसके बाप की हालत खासी अच्छी है। लड़का भी मैट्रिक पास है। शादी के बाद उसे होटल में ही बैठा दूंगा। रहे मेरा हिस्सेदार बनकर, काम सीख ले। टेम्पी भी हम लोगों के पास बनी रहेगी, समझी ना? बहुत सी बातें हैं। टेम्पी की माँ सीधी सादी औरत है। अवाक होकर पति के मुंह की ओर ताकती हुई इसकी बातें सुनती रही। शाम को खबर आई, बेचू चक्रवर्ती के साथ हजारी के नौकर के ग्राहक को लेकर स्टेशन पर मारपीट हो गई। हजारी के नौकर नथुनी ने कहा, बाबू, उनके होटल का नौकर ग्राहक का हाथ पकड़कर खींचतान करता है। हमारा ग्राहक है, हमारे होटल में आ रहा है, उसका हाथ पकड़कर खींचेगा और हमारे होटल की शिकायत करेगा। इसी से मेरे साथ मारपीट हो गई। ग्राहक कहाँ गया? ग्राहक हमारे यहाँ आया है। उनके होटल वालों को हम लोगों पर गुस्सा है। सब ग्राहक हमारे ही यहाँ चले आते हैं, उनके यहाँ नहीं जाते। इसी बात पर झगड़ा है बाबू। उन लोगों के होटल का तो दिवाला पिट रहा है। किसी गाड़ी से एक भी ग्राहक नहीं जाता। रात 8 बजे ज्यों ही हजारी ने मछली का झोल चढ़ाया, बंसी ने आकर कहा, हजारी भैया, जबरदस्त खबर है। पुराने मालिक है ना तुम्हारे, तुम्हें बुला भेजा है, जाकर देखाओ तो, शायद मारपीट के बारे में। झोल तुम देख लो, मैं आकर मांस बनाऊंगा। देखो क्या बात है, बहुत दिनों के बाद। हजारी
बेचू चक्रवर्ती के होटल के उसी गद्दी घर में जा खड़ा हुआ। कमरे में घुसते ही उन्हीं पुराने दिनों का भाव उसके मन में घिर आया, जैसे कि आज भी वह रसोइया ब्राह्मण हो और बेचू चक्रवर्ती उसके मालिक। उसको देखते ही बेचू चक्रवर्ती खातिरदारी के साथ बोले, अरे आओ आओ हजारी, इधर बैठो, कहकर उन्होंने गद्दी का एक कोना हाथ से झाड़ दिया। यद्यपि झाड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, हजारी फिर भी खड़ा ही रहा। उसने कहा, नहीं बाबू, मैं बैठूंगा नहीं। बोलिए, मुझे किस लिए बुलाया है? आओ पहले बैठो तो सही, बताता हूँ, हजारी ने जीभ काट कर कहा। नहीं बाबू, आप इतने दिनों तक मेरे मालिक थे, मैं क्या आपके सामने बैठ सकता हूँ? कहिए क्या कहना है, मैं ठीक हूँ। हजारी की आंखें अपने आप खाने वाले कमरे की ओर उठ गईं। होटल की हालत सचमुच बहुत खराब हो गई। रात के 9 बज रहे हैं। पहले इस समय ग्राहकों की भीड़ से कमरे में जगह नहीं रहती थी और अब वहाँ कोई नहीं है। होटल की शान शौकत भी पहले से बहुत कम हो गई। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, नहीं बैठो हजारी, चाय पियो। अरे ओ कंगाली, जरा हम लोगों के लिए चाय तो ले आ। हजारी ने फिर भी बैठना नहीं चाहा। नौकर चाय दे गया। हजारी आड़ में जाकर चाय पी आया। बेचू चक्रवर्ती देख सुनकर बड़े खुश हुए। अचानक धनी हो जाने के बाद भी हजारी का दिमाग नहीं फिरा। हजारी धनी हो गया है, यह बात इतने दिनों से होटल चलाने की जानकारी से वे अच्छी तरह समझ गए हैं। हजारी ने कहा, बाबू, आप मुझसे कुछ कह रहे थे। हाँ, क्या कह रहा था जानते हो? जब हमारा और तुम्हारा रोजगार एक ही जगह है, तब तुमसे मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है। तुम्हारे नौकर ने आज मेरे नौकर को स्टेशन पर मारा है, यह कैसी बात है? इसी समय पद्मरी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। होटल का वह नौकर भी आया। हजारी ने कहा, मैंने तो सुना है कि आपके नौकर ने पहले मेरे नौकर को मारा। नथुनी ग्राहक लेकर रहा था इसी समय। पद्मरी, हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हारा नथुनी हमारे ग्राहक को फोड़ने की कोशिश करता है। ग्राहक हमारे होटल में आ रहा था, तुम्हारे होटल में नहीं जाना चाहता था। इस बात पर विश्वास करना जैसे बेचू चक्रवर्ती के लिए भी मुश्किल हो उठा। उन्होंने कहा, अरे छोड़ो, इस बात को लेकर हजारी से झगड़ा करने से क्या होगा? हजारी तो वहाँ था नहीं, उसने नहीं कुछ देखा। लेकिन मैं तुमसे कह रहा था हजारी, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हजारी, हाँ ठीक है बाबूजी, मैं राजी हूँ। आपके होटल के साथ किसी तरह का झगड़ा करने से मेरा काम नहीं चलेगा। आप मेरे पुराने मालिक हैं। आइए हम लोग गाड़ी ही बांट लें। आप जिस गाड़ी के समय स्टेशन पर आदमी भेजेंगे, हमारे यहाँ का नौकर उस समय नहीं जाएगा। बेचू चक्रवर्ती अचरज में पड़ गए। रोजगार डाहा और होड़ पर ही चलने वाली चीज है, यह वे अच्छी तरह से जानते हैं। यही रोजगार करते उनके माथे के केश पक गए। ऐसी हालत में हजारी की बात कितनी उदारता भरी है, यह समझने में बेचू को देर नहीं लगी। उन्होंने संकोच के साथ कहा, नहीं ऐसा क्यों? स्टेशन क्या सिर्फ मेरा है? नहीं बाबू, अब मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। मुर्शिदाबाद और बनगांव वाली गाड़ियों में से आप कौन सी लेंगे? आप मुर्शिदाबाद चाहते हैं या बनगांव? मैं उस समय नौकर को स्टेशन पर नहीं भेजूंगा। पद्दो मेरी दरवाजे से हट गई। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, फिर जैसा तुम कहो। तब मुर्शिदाबाद वाली ही मेरे लिए रहने दो। तो जरा चाय और पियोगे? अच्छा जाओ तब। हजारी मालिक को प्रणाम करके चला गया। पद्दोमरी ने फिर दरवाजे के पास आकर पूछा, हाँ बाबू, क्या कह गया? अरे गाड़ी का हिस्सा कर गया, मुर्शिदाबाद वाली मैंने ले ली। अरे जितने लोग आते हैं तो मुर्शिदाबाद से ही ना आते हैं, बनगांव वाली से कितने आते हैं? आदमी बेवकूफ़ है, बुरा नहीं, दुष्ट नहीं है। मैं तो 7 बरसों से देखती आ रही हूँ, जानती नहीं, गांजा पीकर बेहोश पड़ा रहता है, होटल की देखभाल खाक करता है। यह तो खाना पकाते ही मरता है। मजा लूटते हैं बंशी और उसका भांजा। नकदी भी उसी के हाथों में रहती है। मैं भीतर ही भीतर सब खबर रखती हूँ। बंसी को फिर यहाँ बुलाइए बाबू। वह होटल को तो बात ही बात में ख़त्म होने वाला है। आप बंसी को फोड़ने के लिए आदमी लगाइए और उसके भांजे को भी। अगले दिन दोपहर को बंशी का भांजा बड़े ही संकोच के साथ हजारी के घर खाना खाने आया। हजारी ने उसे तो होटल से भेज दिया, लेकिन खुद उस समय नहीं आ सका। ग्राहकों की बड़ी भारी भीड़ थी, क्योंकि वह हाट का दिन था। माँ के हुक्म से टेम्पी को कई बार अतिथि के सामने जाना पड़ा, कभी आसन बिछाने, कभी पानी का गिलास रखने। टेम्पी बड़ी चतुर चालाक लड़की है, अतसी की शागिर्द है, लेकिन इस सुंदर लड़के के सामने बार बार जाते उसको भी जाने कैसी तो एक लज्जा होने लगी। बंसी के भांजे को थोड़ा अचरज हुआ। हजारी मानो देहात के आदमी है, यह तो उसे मालूम है। अब तक उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी। होटल के रोजगार से अब जाकर कहीं 2 पैसों का मुंह देखने लगे। लेकिन हजारी मामा की बेटी देखने में खासी अच्छी है। उस पर उसका चाल चलन, तौर तरीका तो जैसे स्कूल में पढ़ी लड़कियों की तरह ही है।
वह कायदे से कपड़ा पहनना जानती है, सजना संवरना जानती है और उसकी बातचीत का ढंग भी बड़ा सुंदर है। उसका खाना लगभग ख़त्म हो रहा था। हजारी आ गया। उसने कहा, खाना खा चुके बेटा? मैं तो आ ही नहीं सका, आज बेहद भीड़ थी। ओ टेम्पी, जरा मुझको तेल तो दे दे बेटी, नहा लूँ, इसके बाद दादा के सोने का इंतजाम तो कर दे। बगल के कमरे में जरा आराम कर लो बेटा। बंशी का भांजा जाकर लेटा। टेम्पी पान देने आई। पान का डब्बा नहीं, एक छोटी रकाबी में रखकर पान लाई। लड़के ने देखा रकाबी में चूना नहीं है। वह शर्माया सा बोला, थोड़ा चूना दे जाइएगा। टेम्पी का सारा शरीर लज्जा और आनंद से जैसे सिहर सा गया। इसका एक कारण तो यह था कि उसके लिए आदर सूचक की शायद यह व्यवहार पहली बार किया गया था। इससे पहले जीवन में किसी ने उसे आप और जी कहकर बात नहीं की थी। यह नहीं कि उससे किसी ने बात नहीं की थी। गांव के रामूदा, गोपालदा, जौहरदा, ये लोग भी तो उससे बात किया करते थे, लेकिन उससे तो कभी ऐसा आनंद अनुभव नहीं हुआ। चूना लाकर रकाबी में रखकर उसने कहा, इतने में हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, वहीं रहने दीजिए। जरा एक गिलास पानी दे जाएंगी? टेम्पी को लड़का बहुत अच्छा लगा। बातचीत करने का ढंग जितना अच्छा और गले की आवाज़ भी उतनी ही मीठी। जब वह पानी का गिलास ले आई तो उसका जी हो रहा था कि लड़का एक बार फिर उससे कुछ कहे, लेकिन इस बार लड़के ने और कुछ नहीं कहा। टेम्पी पानी का गिलास रखकर चली गई। जब शाम के 5 बज गए, तीसरा पहर जब जाने कितनी दूर चला गया, टेम्पी ने एक बार झांक कर देखा। लड़का गहरी नींद में सो रहा है। अचानक जाने कैसा एक अकारण स्नेह टेम्पी के मन में भर आया लड़के के लिए। होटल में कितनी रात तक जागता है, रात को अच्छी नींद नहीं आती होगी। टेम्पी ने जाकर माँ से कहा, आदमी तो अभी तक सो रहा है, पुकार लूँ या अभी सोएगा? टेम्पी की माँ ने कहा, सोता है तो सोने दो ना, पुकारने की क्या जरूरत है? नौकर कहाँ गया? नींद से उठने पर उसे कुछ खाने के लिए तो देना होगा, कुछ नाश्ता ही लाने को कह देती, वे भी तो घर पर नहीं है। टेम्पी, पता नहीं चाय पीता है या नहीं, नहीं तो जागने पर थोड़ी सी चाय बनाकर दे देते तो अच्छा होता। टेम्पी की माँ ने खुद कभी चाय नहीं पी और बनाना भी नहीं जानती। नए जमाने की बेटी का प्रस्ताव उसे बुरा नहीं लगा। उसने बेटी से पूछा, तू बना सकेगी ना? बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम भी क्या कहती हो माँ? हंसते हंसते प्राण निकल जाते हैं। उसके बाद एक अपूर्व ढंग से हाथ हिलाकर बोली और हंसी भरे चेहरे के बार बार उठा झुकाकर कहने लगी, चाय कहाँ है? चीनी कहाँ है? केतली कहाँ है? चाय का पानी किस में गर्म होगा? डिश प्याला कहाँ है? यह है सब कुछ। टेम्पी की माँ को उसका यह ढंग बड़ा अच्छा लगा। वह स्नेह भरी मुग्ध दृष्टि से मुंह फैलाए बेटी की ओर देखती रही। इस तरह इतने सुंदर ढंग से टेम्पी ने पहले कभी बात नहीं की थी। इसी समय हजारी घर के अंदर आया। वह होटल में ही था। उसने पूछा, नरेन कहाँ है, सो रहा है क्या? टेम्पी की माँ ने कहा, तुम इतनी देर कहाँ थे? उनके लिए कुछ नाश्ता तो देना पड़ेगा ना। और टेम्पी कहती थी कि चाय बना दी जाती तो अच्छा होता। हजारी को टेम्पी पर बड़ा प्यार आया। वह बिना जाने जिसको आदर से चाय पिलाना चाहती है, उसे क्या मालूम उसी के साथ उसके माँ बाप उसका ब्याह करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उसने कहा, मैं सब लाई देता हूँ, होटल में ही है। होटल में काम की भीड़ बहुत है। कलकत्ते से 10-12 बाबू लोग शिकार करने आए हैं। बहुत पहले एक बार आए थे। मेरा हाथ का बनाया मांस खाकर बड़े खुश हुए थे। पहले वे लोग उसी होटल में गए थे। वहाँ नहीं हूँ यह जानकर खोजते ढूंढते यहाँ आए। वे लोग रात में मांस और पुलाव खाएंगे। तुम लोग इस वक्त खाना ना बनाना, मैं होटल से भेज दूंगा। नरेन को वहाँ बहुत ज़रूरत है। बाबू लोगों से अंग्रेजी में बातचीत करनी होगी। वह तो मुझसे होगा नहीं। ठहरो, नरेन को जगा दूँ? टेम्पी की माँ ने कहा, नींद से उठने पर बिना कुछ खिलाए जाने देना अच्छा नहीं लगेगा। टेम्पी चाय के लिए कह रही थी तो पहले वह सारी चीज़ें भेज दो, अभी उसे मत उठाना। तीसरे पहर नरेन की नींद खुली। दिन बहुत ढल गया था। दीवार के किनारे वाले सहजन के पेड़ पर धूप पीली पड़ती जा रही थी। नरेंद्र शर्मिंदा हुआ। दूसरे के घर कैसी गहरी नींद में सो गया। कौन क्या सोचेगा, खास तौर से तो हजारी मामा की वह लड़की अच्छी है। हजारी मामा की लड़की ऐसी चालाक, चतुर, ऐसी तेज, ऐसी सुंदर, इस तरह कपड़े पहनना जानती है। किसने सोचा था? वह शर्माया सा बाहर जाने के लिए कुर्ता पहन रहा था। इसी समय टेम्पी ने कहा, आप उठ गए, मुंह धोने को पानी ले आऊं? नरेन ने संकोच के साथ कहा, नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं होटल में ही। माँ ने कहा है आप चाय पी कर जाइएगा, मैं माँ से कहे आती हूँ। इसी बीच हजारी ने नौकर के हाथ चाय का सामान भिजवा दिया। टेम्पी खुद चाय बनाने लगी। उसकी माँ नाश्ते के लिए फल काटने लगी। टेम्पी ने कहा, माँ चाय के साथ खीरा वीरा नहीं देते, तुम ये सिंगाड़े और रसगुल्ले रकाबी में दे दो।
खीरा नहीं देते? एक डाब काट दूं? घर का डाब है। टेम्पी तो हंसते हंसते लोट पोट हो जाने को ही मुंह में आंचल डालकर दबे गले से बोली, तुम भी कैसी हो माँ? चाय के साथ कहीं डाब पिया जाता है? टेम्पी की माँ नाराज होकर बोली, क्या जानू भाई, मैं तो तुम लोगों के आजकल के ढंग समझती नहीं। जो समझी तुम ही करो। देश भर घरों में हमेशा देखती आई हूँ कि नींद से जागने पर नए दामाद को डाब दिया जाता है। बात मुंह से निकल जाने के बाद टेम्पी की मां मन ही मन जीभ काट कर चुप हो गई। औरत जरा बेफूट ढंग की है, जाने क्या सोच सोच कर क्या कह देती है। हमेशा गहराई से सोचकर देखती ही नहीं। टेम्पी ने अचरज में पड़कर पूछा, नया दामाद? कौन नया दामाद? अरे वो कुछ नहीं, गांव में देखा था, इसी से कह रही हूँ। तेरी चाय हो गई? टेम्पी के मन में जाने कैसा खटका लग गया। वह बड़ी बुद्धिमती है, इसके अलावा बिल्कुल बच्ची भी नहीं है। और जब चाय नाश्ता लेकर फिर लड़के के सामने गई, क्यों उसे लाज लगने लगी वह खुद भी नहीं समझ सकी। लड़के ने उसे देखकर कहा, यह क्या, इतना इतना सब कुछ नाश्ता? बस चाय ही पर्याप्त है। टेम्पी किसी तरह नाश्ते की रकाबी उसके सामने रखकर भाग सके तो उसकी जान बचे। लड़के ने पुकार कर कहा, अगर एक पान दे सके। पान बनाने बैठकर टेम्पी सोचने लगी, आज तो बाबा ने खटा मारा। चाय दो, पान बनाओ, जैसे सारी गरज मुझी को पड़ी है। बाबा के होटल का आदमी है तो मुझे क्या। टेम्पी पान की रकाबी में पान रखकर चली गई। लेकिन लड़का देखने में अच्छा है, बातें भी अच्छी करता है, हंसता सा चेहरा है, जाने क्या काम करता है होटल में। पान लेकर लड़का चला गया। जाते समय कह गया, मामी जी मैं जा रहा हूँ, मैंने बहुत तकलीफ दी, कुछ ख्याल ना कीजिएगा। इतनी देर तक सोता रहा, वक्त नहीं है। लड़का अच्छा है। नया दामाद? कौन नया दामाद? किसका नया दामाद? माँ भी जाने पता नहीं क्या क्या बोल देती है जिसका कुछ मतलब ही समझ नहीं आता। टेम्पी की माँ ने इतना बड़ा शहर कभी नहीं देखा था। यहाँ के तौर तरीके देखकर वह अवाक हो गई। मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, स्टेशन पर बिजली और आदमी भी कितने। और उसके एंड्रशाला में तो दिन रहते ही घर के पिछवाड़े वाले बांस के जंगल में सियार बोलने लगते हैं। उस दिन तो दिन दोपहर को ही मछुआ पाड़ा के केष्ट मछुए 3 महीने के बच्चे को सियार उठा ले गए। इसी बीच कुसुम एक दिन उन लोगों को घुमाने ले गई थी। कुसुम के साथ उन लोगों ने राधा वल्लभ स्थान, सिद्धेश्वरी स्थान, चूर्णी घाट, पाल चौधरियों का घर, सब कुछ घूम घूम कर देखा। पाल चौधरियों का बहुत बड़ा मकान देखकर टेम्पी और टेम्पी की माँ दोनों ही की बोलती बंद हो गई। इतना बड़ा मकान उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। अब तक वे लोग अस्सी के घर को ही बड़े आदमियों का घर का आखिरी नमूना समझती आई थी। उनकी बोलती बंद होने की तो बात ही थी। टेम्पी की माँ ने कहा, है न शहर बढ़िया कुसुम, इसी देश में एक से एक लगे मकान और सब पक्के मकान, सभी बड़े आदमी। लड़के लड़कियों का चेहरा देखकर आंखें जुड़ा जाती हैं। हारे, इन लोगों के घर में ठाकुर देवता नहीं होते? पूजा के समय एक बार हम लोगों को ले आना तो बेटी, देवता देख आऊंगी। इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं समझती।